नमस्कार दोस्तों, स्टोरी नेस्ट में आपका फिर से दिल से स्वागत है। अब तक आपने देखा कैसे एक टूटा हुआ रिश्ता रीबर्थ के बाद एक नई उम्मीद बनकर लौटा, लेकिन पार्ट 3 में कहानी और भी गहरी होने वाली है, जहां प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक परीक्षा बनकर सामने आएगा। क्या बदला हुआ पति अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ पाएगा, या फिर किस्मत एक बार फिर इम्तिहान लेगी? तो चलिए बिना देर किए द स्वीट हस्बैंड रीबर्थ पार्ट 3 की इस भावनात्मक यात्रा को शुरू करते हैं। हेडफोन कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड -13 रिश्ते में एक शक भी एक रिश्ते को बर्बाद रखने की ताकत रखता है। इस पार्ट को सन से पहले पिछला पार्ट सन, तभी आपको ये समझ आएगा। स्नेही जब बाथरूम के गेट बंद होने की आवाज़ सुनती है तब उसे बुरा लगता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रही थी कि ऋत्विक उससे पूछेगा कि वो नाराज क्यों है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्नेहा यही सब कुछ सोचती है कि क्या कल रात जो कुछ हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ऋत्विक ड्रग्स के नशे में था। स्नेहा इससे आगे कुछ और सोचती उससे पहले ही ऋत्विक की आवाज़ स्नेहा के कानों में पड़ती है, जो कि स्नेहा को बोलता है, अगर रिश्ते को लेकर कोई भी या कैसा भी शक है तो हमें उस शक को अपने पार्टनर से उस बारे में एक बार पूछ लेना चाहिए, क्योंकि रिश्ते में एक शक भी एक रिश्ते को बर्बाद रखने की ताकत रखता है। और ये बात ऋत्विक अच्छे से समझ गया था अपने पिछले जन्म में। अगर ऋत्विक उसी समय स्नेहा से पूछ लेता जब उसने स्नेहा और उस लड़के को ऑस्ट्रेलिया के कैफे में देखा था, जब ही पूछ लिया होता कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट है और वो इस रिलेशन को इसलिए तोड़ रही है क्योंकि वो लड़का अमीर नहीं था, तो ऋत्विक और स्नेहा का रिश्ता ही कुछ और होता। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये बोल ऋत्विक स्नेहा के लेफ्ट साइड लेट जाता है और ब्लैंकेट ओढ़ लेता है और फिर स्नेहा को अपनी बाहों में ले लेता है। स्नेहा तो शौक हो जाती है कि ऋत्विक कब आया। जी हाँ, स्नेहा जब अपने ख्यालों में गुम थी ऋत्विक तो तभी आ गया था। पर स्नेहा को मुंह ओढ़े देखा तो वो समझ गया था कि स्नेहा बस सोने का नाटक कर रही है, वो तो अपने रिश्ते को लेकर चिंता में है। तभी ऋत्विक ने ये बात बोली। ऋत्विक ब्लैंकेट के अंदर ही अपना एक हाथ स्नेहा की गर्दन के नीचे रखता है ताकि उसके हाथ का तकिया बनाकर स्नेहा अपना सर रख सके, और दूसरे हाथ से स्नेहा की कमर पकड़ता है। स्नेहा अपना मुंह से ब्लैंकेट को हटाकर ऋत्विक को देखती है, जो उसे ही बड़े प्यार से देख रहा है। स्नेहा ऋत्विक की आंखों में अपने लिए प्यार साफ साफ देख सकती है। स्नेहा अपनी आंखें फेर के ऋत्विक से पूछती है, क्या कर रहे हैं आप? और आप ये क्या बोल रहे हैं? कैसा शक और कौन सा शक? उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक स्नेहा के ऊपर झुककर स्नेहा की आंखों को किस करता है और बोलता है, मैं उस शक की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे दिल में है वाइफी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा एकदम हड़बड़ी में ऋत्विक को जवाब देती है, ऐसा कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक स्नेहा की कमर से हाथ हटाकर स्नेहा के होठों पर अपना अंगूठा रखता है। स्नेहा आगे कुछ बोलना चाहती है, पर अपने होठों पर ऋत्विक के अंगूठे का स्पर्श होते ही वो चुप हो जाती है और फिर ऋत्विक की आंखों में देखती है। स्नेहा को ऋत्विक की आंखों में अपना ही अर्शक दिखता है। स्नेहा अपनी आंखें झुका लेती है। ऋत्विक स्नेहा की आंखों में सवाल साफ साफ पड़ चुका होता है, जो कि स्नेहा के मन में चल रहा है। यही सवाल ऋत्विक ने स्नेहा की डायरी में भी पढ़े थे। अपने पिछले जन्म में स्नेहा ये सवाल ऋत्विक से पूछना चाहती थी, पर कभी पूछ नहीं पाई, तो ऋत्विक भी उसका जवाब ना दे पाया था। पर ऋत्विक ने जब जवाब देना चाहा तब स्नेहा जा चुकी थी, और बाद में ऋत्विक इस हालत में नहीं था कि कुछ बोल पाए। पर अब ऋत्विक स्नेहा के हर सवाल का जवाब देगा जो स्नेहा पूछना चाहती है। ऋत्विक स्नेहा के चेहरे को बड़े गौर से देखता है, और ऋत्विक स्नेहा को यूं उदास नहीं देख सकता है, इसलिए ऋत्विक स्नेहा को बड़े प्यार से बोलता है, वाइफी मेरी ओर देखो। ऋत्विक ने ये बात इतने प्यार और अपनेपन से बोली थी कि स्नेहा पिघल जाती है और उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी आ जाती है, पर क्यों ये खुद स्नेहा भी नहीं जानती है। स्नेहा अपनी पलकें उठाकर ऋत्विक को देखती है। ऋत्विक स्नेहा की आंख में नमी को देखकर स्नेहा की आंखों को एक एक कर किस कर देता है। ऋत्विक के मुंह थोड़ा सा नमकीन सा स्वाद भी आ जाता है, पर फिर भी ऋत्विक स्नेहा की आंखों को दोबारा एक एक कर किस करता है। स्नेहा जब ऋत्विक के होंठ अपनी आंखों पर महसूस करती है तब उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। आंखें बंद होते ही एक आंख आंसू का कतरा जैसे ही स्नेहा की आंखों से बहने वाला होता है, ऋत्विक तभी उस आंसू के कतरे को अपने मुंह में ले लेता है। ऋत्विक अपना हाथ स्नेहा के गाल पर रखकर उसकी आंखों में देखकर बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूं? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझसे आकर क्वेश्चंस करो, लड़ो मेरे से, पर वाइफी मुझे यूं इग्नोर ना वारो, मुझसे यूं अपनी नजरें ना फेरो। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक की बात सुनकर स्नेहा एकदम बोलती है, तो क्या आप शनाया से प्यार नहीं करते? उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक स्नेहा का क्वेश्चन सुन एक गहरी सांस लेता और फिर स्नेहा को कहता है कि क्या मैंने ऐसा कहा कि मैं शनाया से प्यार करता हूं? उद्धरण चिन्ह। स्नेहा ऋत्विक का जवाब सुनकर खुश हो जाती है, पर अपनी खुशी को कंट्रोल करके ऋत्विक को बोलती है, तो कल रात आप और वो एक साथ कमरे में गए थे तो वो। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही ऋत्विक स्नेहा के होठों पर बाइट कर देता है और फिर ऊपर उठकर स्नेहा को देखता है, जो कि उसे ही अपनी आंखें फाड़े देख रही है। ऋत्विक थोड़ी नाराजगी से स्नेहा को बोलता है, वाइफी जैसे तुम्हें याद है कि वाल रात मुझे ड्रग्स दिया गया था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसने मुझे सिर्फ सहारा दिया था,
और तुम ही सोचो, अगर मैं उससे प्यार करता तो क्या मैं तुम्हारे पास वापस आता, और क्या मैं अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता। अगर मैं उससे प्यार करता तो मैं उसके रिश्ता। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही स्नेहा अपना हाथ ऋत्विक के मुंह पर रख देती है ताकि ऋत्विक अपनी बात पूरी ना कर सके। ऋत्विक स्नेहा के हाथ को हटाता है और स्नेहा को घूरते हुए बोलता, अब क्या हुआ? मेरे एक्टिकन से तुम्हें समझ नहीं आया कि मेरा उससे कोई भी वास्ता नहीं है, और जब मैं तुम्हें बोल के बताना चाहता हूं तो तुम मुझे बोलने ही नहीं दे रही हो। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा ऋत्विक को घूरती है और अपने दांत दिखाकर बोलती है, ठीक है, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना इस बारे में मुझे। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक स्नेहा की बात को बीच में काटता है और बोलता है, पर क्यों, मैं तो बोलूँगा, तुम ऐसे कैसे मेरे चरित्र पर उंगली उठा सकती हो? क्या तुम्हें मैं ऐसा लगता हूं जो कि? उद्धरण चिन्ह। स्नेहा ऋत्विक की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है और एकदम बीच में बोलती है, अरे, मैंने कब आपके चरित्र पर उंगली उठाई है? वो तो रीना ने मुझे बताया था कि आप शनाया से प्यार करते हो और ये शादी आपने सिर्फ दादू के कहने पर की है। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक स्नेहा को गुस्से में घूर कर बोलता है, तुम्हारी शादी किससे हुई है, मेरे से या रीना से? उद्धरण चिन्ह। स्नेहा ऋत्विक को बोलती है, ये क्या बोल रहे हैं आप, और कैसी बेह की बातें कर रहे हैं आप? ऋत्विक स्नेहा को यूं ही घूरते हुए ही बोलता है, जो पूछा है उसका जवाब दो सिर्फ। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा को भी अब पता चल जाता है कि उसने ऋत्विक को काफी नाराज कर दिया है, इसीलिए स्नेहा ऋत्विक को सीधा जवाब देते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स आपसे। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक अपने गुस्से को शांत करता है और फिर स्नेहा से बोलता है, तो फिर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा ना होकर किसी और की बातों पर है, और ना ही तुमने मुझसे एक बार पूछने की कोशिश की, और बस मन ही मन मान लिया कि मेरा और उसका कुछ चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। स्नेश बड़ी मासूमियत से ऋत्विक से बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं दिन में पूछना चाहती थी, पर खुशी के साथ टाइम का पता ही नहीं चला। ऋत्विक थोड़े नखरे में स्नेहा को जवाब देता है, ओ, पर अब क्या? जब मैं कमरे में आया और तुमसे बात करने की कोशिश की, पर तुमने क्या किया वाइफी? मुझसे पूछने की बजाय और मुझसे लड़ने की बजाय मुझे इग्नोर किया और मुंह ढककर सोने का नाटक किया। इससे मैं क्या समझूं कि तुमने पहले ही मेरे लिए अपने दिल में एक नेगेटिव इमेज बना ली है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा थोड़ा सा मायूसी से ऋत्विक की बात का जवाब देती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे लगा आप गुस्सा करोगे और कहेंगे कि शादी को एक दिन हुआ नहीं कि तुम मुझसे सवाल जवाब करने लग गई। ऋत्विक अपनी नाराजगी साइड करके स्नेहा को बड़े प्यार से बोलता है, अगर तुम्हें मुझसे कभी भी कुछ भी पूछना हो तो बेझिझक पूछ लेना वाइफी। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा ऋत्विक की आवाज में नरमी देखकर खुश हो जाती है और थोड़ा उत्तेजित होकर ऋत्विक को बोलती है, सच्ची? मतलब आप नाराज तो नहीं है अब? और अगर आगे मैं आपसे कोई क्वेश्चंस करूंगी तब आप नाराज तो नहीं होगे? उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक स्नेहा को अपनी बाहों में भर लेता है और बड़े प्यार से स्नेहा की बात का जवाब देता, नहीं, पर तुम बेवजह मेरे लिए अपने दिल में कोई भी शक पैदा मत करना वाइफी। उद्धरण चिन्ह। ये बोल ऋत्विक स्नेहा को अपनी बाहों में लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। स्नेहा ऋत्विक की बात सुनकर खुश हो जाती है और ऋत्विक से बोलती है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। ये बोल स्नेहा ऋत्विक को बस एकटक देखती है। ऋत्विक अपनी आंख बंद करे ही स्नेहा से बोलता है, सो जाओ वाइफी, कल हमें दादू से भी तो मिलने जाना है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा ऋत्विक की बात सुनकर स्माइल करती है और फिर ऋत्विक को गले लगा सो जाती है। ऋत्विक स्नेहा की इस हरकत पर मुस्कुरा देता है और फिर स्नेहा के माथे पर किस करता है, और फिर वो भी सो जाता है। अगली सुबह डे 2। ऋत्विक की आंख सुबह 7:30 बजे खुलती है, वो भी चुड़ियों की खनखनाहट से। ऋत्विक एक कवट लेकर सो रहा था, जब उसकी आंख खुलती है तब वो स्नेहा को अपनी साड़ी की प्लेट लगाते देखता है। ऋत्विक अपनी आंखें पूरी तरह खोलता है और स्नेहा को देखता है और फिर बोलता है, क्या बात है वाइफी, तुम इतनी सुबह सुबह? उद्धरण चिन्ह। स्नेहा ऋत्विक की बात सुनकर ऋत्विक को घूरते हुए बोलती है, क्या आप भूल गए हैं, आज हमें दादू से मिलने जाना है। ऋत्विक स्नेहा को बोलता है, मुझे पता है वाइफी, तुम्हें मुझे सुबह जल्दी उठाना चाहिए था ना। ये बोल ऋत्विक उठ जाता है और स्नेहा के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और स्नेहा को पीछे से हक करता है। फिर ऋत्विक अपनी चिन स्नेहा के लेफ्ट कंधे पर रखता है। ऋत्विक और स्नेहा एक दूसरे को मिरर में देखते हैं। स्नेहा ने आज रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, रेड लिपस्टिक, कानों में झुमकिया, गले में लंबा मंगलसूत्र, हाथों में लाल चूड़ा है। ऋत्विक बस स्नेहा की खूबसूरती को निहारता है, तो वही ऋत्विक के बाल उसके माथे पर बिखरे हुए हैं और उसके चेहरे पर अभी काफ़ी मासूमियत बिखरी हुई है। ऋत्विक स्नेहा के गाल पर हल्की सी किस करता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग हनी। स्नेहा हल्की सी स्माइल करती है और ऋत्विक से बोलती है, गुड मॉर्निंग, आप जल्दी से तैयार हो जाए, फिर हमें चलना भी है। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक स्नेहा को मिरर में देखकर बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा बेसब्र हो रही हो दादू से मिलने के लिए वाइफी। उद्धरण चिन्ह।
स्नेहा एक प्यारी सी स्माइल करके ऋत्विक से कहती है, हाँ आपको पता है मैंने परसों से दादू को देखा नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। दादू जितना भी बिजी क्यों ना हो पर वो मुझसे मिले बेगार कहीं जाते नहीं है। और जब तक दादू सुबह मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पीते तब तक उनकी सुबह की शुरुआत नहीं होती है। पर 2 से 14 स्नेहा बोलते रुक जाता है और एक छोटा सी स्माइल के साथ ऋत्विक को मिरर में देखती है। ऋत्विक स्नेहा को देखकर बोलता है, वाइफी तुम्हें अगर फ्यूचर में दादू से मिलने का मन करे तो तुम उनसे जाकर मिल सकती हो। तुम्हें किसी से भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कभी जाना हो तब तुम ड्राइवर को साथ लेकर जा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा स्माइल करती है और हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। ऋत्विक स्नेहा के गाल पर किस करके वॉशरूम में चला जाता है। स्नेहा अपने बालों का एक मैसी बन बनाती है और फिर अपनी मांग में सिंदूर लगाती है और एक बार फिर खुद को मिरर में देखती है और फिर नीचे चली जाती है। स्नेहा मंदिर में जाती है जहां पहले ही कांता जी पूजा की तैयारी कर रही थी। स्नेहा उनके साथ मिलकर पूजा करती है और फिर कांता जी के साथ किचन में चली जाती है। किचन में कांता जी स्नेहा को कुछ काम ही नहीं करने देती है। सभी मेड्स ही सभी के लिए खाना बनाती है। स्नेहा तो बस नाश्ते को डाइनिंग टेबल पर लगाती है। थोड़ी देर में सभी नाश्ते के लिए आ जाते हैं। सब चुपचाप शांति से अपना अपना नाश्ता करते हैं। दादाजी नाश्ता करने के बाद कांता जी को देखकर बोलते हैं, कांता तुम एक बार देख लेना कि स्नेहा बहू के साथ क्या क्या शगुन के तौर पर भिजवाना है। कांता जी एक छोटी सी स्माइल के साथ बोलती है, ठीक है अंकल आप चिंता मत कीजिए सब हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर में स्नेहा और ऋत्विक अपनी कार में बैठकर निकल जाते हैं और ऋत्विक की कार के पीछे पीछे 2 कार और आती है जिसमें ऋत्विक के बॉडीगार्ड है। वे थोड़ी देर में अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जोशी मैंशन आर्यन मैंशन जितना बड़ा और शानदार नहीं है पर वहाँ सभी के ज़रूरत की चीज़ें हैं। स्नेहा जब अपने घर को देखती है तब एक लंबी सांस लेती है और फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वैसे ऋत्विक पूरे रास्ते बस स्नेहा को देखता ही आ रहा था। वो स्नेहा के हर एक्सप्रेशन को बड़े गौर से देख रहा था। ऋत्विक स्नेहा के चेहरे पर अपने दादू से मिलने की खुशी साफ साफ देख सकता था। ऋत्विक ने पूरे रास्ते एक भी शब्द नहीं कहा था, वो बस स्नेहा को देख रहा था और स्नेहा का पूरा ध्यान बाहर ही था। ऋत्विक थोड़ा इरिटेट हो जाता है कि उसकी वाइफ उसे इग्नोर कर रही है पर ऋत्विक कुछ बोलता नहीं। तो वही आगे बैठा ड्राइवर ऋत्विक के गुस्से को रिव्यू मिरर में देखता है। उसे लगता है कि उसका बॉस इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसे स्नेहा की साथ जबरदस्ती आना पड़ रहा है। ड्राइवर एक नज़र स्नेहा को देखता है और फिर एक लंबी सांस लेकर कार ड्राइव करने लग जाता है। कार जैसे ही रुकती है वैसे ही एक बॉडीगार्ड आकर ऋत्विक के साइड का गेट खोलता है। ऋत्विक बाहर आकर दूसरी साइड जाकर गेट खोलता है और अपना एक हाथ आगे बढ़ा देता है। स्नेहा ऋत्विक का हाथ पकड़कर बाहर आती है और ऋत्विक को देखकर स्माइल करती है और ऋत्विक भी स्नेहा को देखकर स्माइल करता है। सभी बॉडीगार्ड और ड्राइवर ऋत्विक का ये बिहेवियर देख हैरान हो जाता है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि ऋत्विक आर्यन किसी के लिए गेट खोल सकता है। वो तो बस हैरानी से ऋत्विक को देखते हैं जो कि बस स्नेहा को देखकर स्माइल करता है। एक बॉडीगार्ड दूसरे बॉडीगार्ड के कान में, यार एक बार मुझे चुटकी भरियो, मुझे यकीन नहीं हो रहा हमारे बॉस स्माइल कर रहे हैं। दूसरा बॉडीगार्ड पहले वाले बॉडीगार्ड को गुस्से से घुरता है जिससे पहला बॉडीगार्ड अपनी बत्ती सी दिखाकर सीधा खड़ा हो जाता है। ऋत्विक स्नेहा का हाथ पकड़े ही गेट के पास जाता है। स्नेहा गेट पे खड़े राजवीर को देख खुश हो जाती है और बोलती, दादू। स्नेहा जैसे ही आगे बढ़कर उन्हें हक करने को होती है वैसे ही राजवीर जी अपने हाथ के इशारे से स्नेहा को रोक देते हैं। स्नेहा मायूसी से राजवीर को देखकर बोलती है, पर दादू। उद्धरण चिन्ह। राजवीर जी स्नेहा को हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा करते हैं। स्नेहा अब चुपचाप गेट पर ही खड़ी हो जाती है। तब स्नेहा की आशा जी गेट पर आती है और उनके हाथ में एक आरती की थाली होती है। आशा जी को देखकर स्नेहा भी समझ जाती है कि उसके दादू ने उसे क्यों रोका है। फिर आशा जी दोनों की आरती उतारती है और लास्ट में दोनों को मिठाई खिलाती है। फिर स्नेह ने आशा जी को हक करती है और स्माइल करके कहती है, आंटी आप कैसी है। आशा जी भी स्नेहा को टाइट हक करके बड़े प्यार से बोलती है, मैं एकदम ठीक हूँ बुढ़िया। तुम कैसी हो। स्नेहा आशा जी से अलग होते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ आंटी। जैसे ही स्नेहा आशा जी से अलग होती है वैसे ही ऋत्विक आशा जी के पैर छूने के लिए झुकता है पर आशा जी उन्हें रोक देती है। आशा जी ऋत्विक को देखकर हैरानी से बोलती है, आप ये क्या कर रहे हो बेटा। मैं तो एक नौकर हूँ। तब ऋत्विक आशा जी को देखकर बड़े आदर से बोलता है, किसने कहा कि आप इस घर की नौकर है। ऐसा बोल वह स्नेहा को देखता है। 15 स्नेहा भी एकदम बोलती है, जी आंटी किसने कहा कि आप इस घर की नौकर है। आप मेरी आंटी है जिन्होंने मुझे बचपन से संभाला है और एक माँ को की तरह प्यार दिया है। उसी हिसाब से आप मेरी दूसरी माँ हुई। ये बोल स्नेहा आशा जी को साइड हक करती है। आशा जी स्नेहा की बात सुन इमोशनल हो जाती है और वो ऋत्विक साइड हक कर लेती है। फिर 3 ग्रुप हक करते हैं। राजवीर जी ये देख खुश हो जाते हैं कि ऋत्विक स्नेहा की आया की इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है।
अब राजवीर जी बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं। ऋत्विक का ये रूप देखकर वो बेवजह ही डर रहे थे। फिर राजवीर जी झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हैं और बोलते हैं, हम भी यही खड़े हैं, क्या आप लोग मुझे भूल गए? स्नेहा आशा जी को छोड़ राजवीर जी को हक करती है और बोलती है, आप कैसे हैं दादू? अब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? और आप अपनी दवाई टाइम पर ले तो रहे हैं ना? आप अपना ख्याल तो अच्छे से रख रहे हैं ना? ये सब स्नेहा एक ही सांस में बोल देती है। राजवीर जी स्नेहा के कंधे पकड़कर बोलते हैं, बस बस मेरी चेन्नई एक्सप्रेस, हम एकदम ठीक है और हम अपनी दवाई भी टाइम पर लेता है। ये सब छोड़ और ये बता कि हमारी लाडो कैसी है? स्नेहा थोड़ा सा इमोशनल होकर अपने दादू से कहती है, आपकी लाडो एकदम ठीक है दादू। जब स्नेहा ये सब बोलती है तब ऋत्विक स्नेहा के साइड खड़े होकर राजवीर जी से बोलता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है दादू, हम सब आपकी लाडो का अच्छे से ध्यान रखेंगे। ऐसे बोला ऋत्विक राजवीर जी के पैर छूता है। राजवीर जी ऋत्विक को ऊपर उठाकर गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, मुझे अब बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मेरो जीगरी यार जो है वहाँ। आशा जी राजवीर जी को टोकते हुए बोलती है, अंकल सारी बात आप यही कर लोगे या फिर इन्हें अंदर भी बैठाएंगे? राजवीर जो बस अपनी लाडो को देख इतने खुश हो जाते हैं कि उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वो काफ़ी देर से वही गेट पर खड़े। फिर राजवीर जी उन दोनों को अंदर लाते हैं। ऋत्विक राजवीर जी का एक हाथ पकड़ लेता है क्योंकि राजवीर स्टिक के सहारे चल रहे होते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें अभी रेस्ट करने को बोला था, पर वो इतने खुश थे अपने लाडो से मिलने के लिए तो उनसे रहा नहीं गया, इसलिए वो अपनी स्टिक के सहारे ही गेट तक आ गए। स्नेहा भी खुश हो जाती है ऋत्विक को देखकर। ऋत्विक का यू आशा जी और उसके दादू की रिस्पेक्ट करना स्नेहा के दिल को छू जाता है। ऋत्विक राजवीर जी को ले जाकर अंदर सोफे पर बिठा देता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्नेहा की मम्मी हरियाणा से बिलोंग करती है, तो इसलिए वो स्नेहा को लाडो बोलती थी, पर ये लाडो वर्ड सभी को काफ़ी पसंद आता है, इसलिए वो सभी स्नेहा को लाडो कहकर ही बुलाने लग गए थे। स्नेहा और राजवीर जी आपस में बात करने लग जाते हैं, तो वही ऋत्विक तो राजवीर जी को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से याद है कि उसके पिछले जन्म में जब स्नेहा को पैनिक अटैक के कारण फीवर आया था तब राजवीर जी दिल्ली स्नेहा से मिलने आते थे और तब ऋत्विक को स्नेहा के साथ ना पाकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए थे और इससे उनकी तबीयत भी बिगड़ने लग गई थी। और जब सभी को पता चला कि शनाया ऋत्विक के बच्चे की माँ बनने वाली है तब सब हैरान हो जाते हैं और स्नेहा तो बिल्कुल टूट गई थी। पर उसने ऋत्विक से एक रिक्वेस्ट की थी कि ये बात वो उसके दादू से ना बताए और वो कैसे ना कैसे करने उससे डिवोर्स ले लेगी, तब वो ऋत्विक और शनाया अपने बच्चे के साथ चैन से जी लेना और मैं स्नेहा अपने दादू को लेकर चली जाऊंगी। पर कामिनी ने बड़ी चालाकी से ये बात राजवीर जी तक पहुंचा दी। और फिर क्या था, राजवीर जी को जैसे ही पता चला कि ऋत्विक का स्नेहा से प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है और उनके प्यार की निशानी भी इस दुनिया में आने वाली है, तब उन्हें सेकंड हार्ट अटैक आ गया था और हॉस्पिटल तक ले जाते टाइम उनकी बीच में ही डेथ हो गई थी। और इसका असर स्नेहा पर बहुत बुरी तरीके से पड़ा। और जब ऋत्विक को स्नेहा को संभालना चाहिए था तब तो शनाया के साथ हॉस्पिटल में था, क्योंकि शनाया को लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। तब स्नेहा को रोहन ने संभाला था। तब कामिनी ने ऋत्विक को यह भी पता नहीं चलने दिया था कि राजवीर जी मर चुके हैं और राजवीर जी के अंतिम संस्कार दामाद होने के नाते ऋत्विक को करने थे, पर वो तो आए सी यू में था शनाया के पास। तब स्नेहा ने ही सभी रस्म की। दादाजी की डेथ ने स्नेहा के सभी इमोशंस को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि राजवीर जी को शनाया की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्हें अटैक आया। तब स्नेहा ने डिवोर्स के पेपर रेडी करवाए और साइन करके ऋत्विक को भेज दिए और ऋत्विक से एलमुनी के तौर पर कुछ नहीं मांगा। और इस डिवोर्स के प्रोसीडिंग दौरान ही ऋत्विक को राजवीर जी की डेथ का पता चला, तब से उसे गिल्ट का एहसास होना स्टार्ट हो गया था। फिर डिवोर्स के बाद प्रिया सब कुछ बेच के ऑस्ट्रेलिया वापस चली गई थी और ऋत्विक ने शनाया से शादी कर ली थी। और इन सब के बाद तो दिग्विजय जी तो बिल्कुल टूट गए थे और वो बीमार होने लग गए थे, पर जिंदा थे क्योंकि ऋत्विक और शनाया का बच्चा उनके जीने का सहारा था। अब इसके बाद का आगे जानेंगे। नाउ कम टू प्रेजेंट। आश जी सभी के लिए कुछ खाने के लिए लाती है और ऋत्विक को देखकर कहती हैं, बेटा कुछ तो लो। तब राजवीर जी को भी ध्यान आता है कि वो तो अपनी लाडो के चक्कर में तो ऋत्विक को ही भूल गया थे। तो राजवीर जी ऋत्विक को देखकर कहते हैं, बेटा इधर आओ। ऋत्विक सिंगल सीटर सोफे पर बैठा हुआ था, वो उठकर राजवीर जी के साइड में जाकर बैठ जाता है। अब राजवीर जी स्नेहा और ऋत्विक के बीच में बैठे होते हैं। वो स्नेहा का एक हाथ लेते हैं और ऋत्विक का भी एक हाथ लेते हैं और दोनों के हाथ आपस में रखते हैं। अब उनके दोनों हाथों के बीच में स्नेहा और ऋत्विक का हाथ होते हैं। तो वो ऋत्विक को देखकर बोलते हैं, बेटा मैं जानता हूं कि ये शादी इतनी जल्दी और हडबडी में हुई कि तुम्हें एक दूसरे से मिलने और जानने का मौका नहीं मिला था, पर बेटा तुमसे मेरी एक विनती है कि प्लीज़ कभी स्नेहा को हट मत करना। वो दिल की बहुत साफ है और इसने बचपन से बहुत कुछ सहा और देखा है,
तो प्लीज मेरी लाडो को हमेशा खुश रखना। ऋत्विक स्माइल करते हुए अपना दूसरा हाथ राजवीर जी के हाथ के ऊपर रख कर कहता है, आप चिंता मत कीजिए दादू, मैं स्नेहा का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं आपकी कमी तो पूरी नहीं कर सकता हूँ स्नेहा की लाइफ में, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो आपको ज़्यादा याद ना करे, और मैं इसे इतना प्यार दूंगा कि उसे आपकी याद ही नहीं आएगी। ऐसा बोल ऋत्विक स्नेहा को देखता है, जो नम आंखों से ही ऋत्विक और राजवीर जी को देखती है। वे तीनों ऐसे ही बैठकर बातें करते हैं। राजवीर जी ऋत्विक को स्नेहा जब छोटी थी तब कैसे तंग करती थी ये भी बताया। थोड़ी देर में स्नेहा और ऋत्विक ने राजवीर जी को आराम करने के लिए रूम में ले जाते हैं, और फिर स्नेहा ऋत्विक को अपना रूम दिखाती है और वो टडियो बेड भी दिखाती है, जो वो रात को हक करके सोती है। ऋत्विक ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, वो बस स्नेहा को सुनता है। जब वे दोनों रूम में बैठे बातें करते हैं तब आशा जी उन्हें खाने के लिए बुलाने आती है। तब वे दोनों नीचे आ जाते हैं। ऋत्विक राजवीर जी के बारे में पूछता है, तब आशा जी कहती है कि उनकी दवाई का टाइम हो गया था, इसलिए खाना उनके रूम में भोजना दिया है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर आशा जी वहां से चली जाती है। तब स्नेहा ही ऋत्विक वो खाना सर्व करती है, पर जैसे ही स्नेहा अपनी प्लेट लगाती है वैसे ही ऋत्विक उसे रोक देता है। स्नेहा उसे हैरानी से देखती है। तब ऋत्विक स्नेहा को अपनी साइड वाली चेयर पर बिठाता है। वो तो चाहता था कि स्नेहा को अपनी गोद में बिठाओ, पर वो जोशी मैंसन में है और कोई भी कभी भी आ सकता है, बस इसलिए नहीं बिठाता। जब स्नेहा बैठ जाती है तब ऋत्विक रोटी की एक बाइट तोड़ के स्नेहा के मुंह की तरफ करता है, स्नेहा को खिलाने के लिए, पर स्नेहा ऋत्विक को रोक देती है और कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं। तब ऋत्विक कहता है, जब तक हम खाना खा रहे हैं तब तक हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो तुम खा सकती है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा ऋत्विक को देखकर कहती है, पर पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक स्नेहा की बात को बीच में काटते हुए कहता है, वाइफी चुपचाप खाना खाओ, वरना मैं दादू से तुम्हारी शिकायत करूंगा। स्नेहा कुछ नहीं कहती, बस स्माइल करती है और चुपचाप अपना मुंह खोल लेती है। स्नेहा भी ऋत्विक को अपने हाथ से खाना खिलाती है, और थोड़ी दूर से ये सब राजवीर जी भी देखते हैं, और तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो ऋत्विक की आंखों में स्नेहा के लिए प्यार साफ साफ देख सकते हैं, और उनके साइड खड़ी आशा जी भी ये सब देख स्माइल करती है और राजवीर जी को देखकर कहती है, अकल अब तो आप खुश हैं ना। राजवीर जी आशा जी को बिना देखे कहते हैं, हाँ बहुत खुश हूँ मैं आशा, अब मेरी सॉरी चिंता दूर हो गई है। तब आशा जी कहती है, तो चलिए अकल अब आप दवाई ले लीजिए। तब राजवीर जी ऋत्विक और स्नेहा को अकेले छोड़कर चले जाते हैं अपने कमरे में, और जब वे दवाई लेकर बाहर आते हैं तब तक स्नेहा और ऋत्विक का खाना हो चुका होता है। तो वे हॉल में बैठे होते हैं। राजवीर जी भी उनके पास आकर बैठ जाते हैं। राजवीर जी सिंगल सीटर सोफे पर बैठते हैं और स्नेहा को देखकर कहते हैं, लाडो मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें खुश देखकर, अब तो मैं खुशी खुशी इस दुनिया से जा सकता हूँ। जैसे ही राजवीर जी ये बात बोलत है वैसे स्नेहा उठकर उनके पास जाती है और उनके मुंह पर हाथ रखकर कहती है, प्लीज़ दादू आप ये सब बकवास मत किया करे, आपको पता है ना मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। ये बोल स्नेहा की आंखें नम हो जाती है। अब ऋत्विक भी उठकर आ चुका होता है और राजवीर जी के सामने बैठ जाता है, नीचे उबडू, और फिर राजवीर जी के दोनों हाथों अपने हाथ में लेकर लेता है और राजवीर जी की तरफ देखकर कहता है, दादू आपको अच्छे से पता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो स्नेहा खुद को संभाल नहीं पाएगी, उसका अपना कहने के लिए सिर्फ आप ही है, तो आप क्यों ऐसी बातें करते हैं जिससे स्नेहा हट होए। आप मुझे कह रहे थे कि मैं स्नेहा को हट ना करूं, पर अब आप भी तो स्नेहा को हट कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। राजवीर जी अपना एक हाथ ऋत्विक के हाथ से छुड़वाकर स्नेहा का हाथ अपने मुंह से हटाकर अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ करना लाडो, पर मैं क्या करूं, इस उम्र में कुछ भरोसा भी तो नहीं कि कब क्या हो जाए, तो बस इसलिए निकल गया मुंह से। ऐसे बोल वो स्नेहा का हाथ को चूम लेते हैं और फिर स्नेहा उन्हें साइड हक देती है और कहती है, प्लीज़ दादू आप आगे से ऐसा कुछ नहीं कहेगा, और हाँ आगे से अपनी दवाई टाइम पर लेंगे और प्रॉपर रेस्ट करेंगे। राजनीर जी कहते हैं, ठीक है लाडो। माहौल को थोड़ा को लाइट करने के लिए ऋत्विक कहता है, वैसा दादू आपको ठीक तो रहना ही पड़ेगा और दवाई टाइम पर लेना और प्रॉपर रेस्ट करना होगा, ताकि आप आने वाले टाइम पर अपने पर नाती या पर नातिन को खिला सको। ये सुनकर तो राजवीर जी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। स्नेहा तो शर्मा जाती है ऋत्विक की ये बात सुनकर। तो वही साइड खड़ी आशा जी भी खुश हो जाती है और राजवीर जी से कहती है, सुन लिया अकल, अब तो आपको जल्दी से ठीक होना ही पड़ेगा, ताकि आप लाडो के बच्चों के साथ खेल सको। फिर ऋत्विक कहता है, देख लेना दादू, अगर अब आप अपना अच्छे से ध्यान नहीं रखोगे ना तो आप बच्चों के साथ खेल नहीं पाएंगे। हाँ अभी टाइम है बेबी को आने में, पर इससे पहले आपको ठीक होना पड़ेगा। राजवीर जी स्माइल करते हुए कहते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं अब अपना पूरा ध्यान रखूंगा। 16 सब राजवीर जी की बात सुनकर स्माइल करते हैं, पर स्नेहा तो अपने आप को ब्लश करने से रोक नहीं पाती है। ऋत्विक दादाजी को देखकर कहता है, दादू अभी तो मैं जा रहा हूँ, मेरी एक मीटिंग है, पर मैं शाम को वापस आऊँगा।
अपनी वाइफ को लेने। ये लाइन बोलते टाइम ऋत्विक स्नेहा को देखकर स्माइल करता है। स्नेहा ऋत्विक के ऐसे देखने से अपनी नज़रें झुका लेती है। ऋत्विक खड़ा होकर राजवीर जी के पर छूता है और आशा जी के भी पर छूता है। जैसे ही ऋत्विक जाने के लिए मुड़ता है वो एक बार पलटकर स्नेहा को देखता है और फिर बाहर की ओर चल लेता है। राजवीर जी ऋत्विक को देखकर स्माइल करते हैं और एक बार स्नेहा को देखते हैं और बोलते हैं, लाडी तुम्हें अपने पति को बाहर तक तो सियाफ करके आने चाहिए। ये सुन स्नेहा जल्दी से बाहर चली जाती है। ऋत्विक अपनी कार के पास पहुंचकर एक बार पीछे मुड़कर जोशी मेशन को देखता है और एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहता था कि स्नेहा उसे बाहर तक छोड़ने आए, पर वो नहीं आई। ऋत्विक कार में बैठने वाला होता है कि तभी वैसे ही उसे स्नेहा जल्दी जल्दी बाहर आती दिखती है, जिसे देख ऋत्विक खुश हो जाता है। स्नेहा ऋत्विक के पास पहुंचकर स्माइल करके बोलती, बाय। ऋत्विक स्नेहा को देखकर खुश होता है और वो भी स्नेहा को बोलत है, बाय। ये बोल ऋत्विक स्नेहा के माथे को अपने होंठ से चुम लेता है। ऋत्विक के होंठ का स्पर्श होते ही स्नेहा की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। फिर ऋत्विक थोड़ा नीचे झुककर स्नेश के कान में बोलता है, हनी तुम्हें जितना आराम करना है उतना कर लेना, मैं तुम्हें आज रात को सोने नहीं दूंगा। ये बोल ऋत्विक स्नेहा के कान पर हल्के से बाइट करता है और पीछे हटकर कार में बैठ जाता है और विंडो को नीचे करके स्नेहा को देखकर स्माइल करता है और बाई करता है। फिर कार वहां से चली जाती है। स्नेहा बस अपने कान पर हाथ रखे बस ऋत्विक की कार को जाते देखती है और फिर अंदर चली जाती है। स्नेहा सीधा अपने कमरे में जाती है और ये सब खिड़की पे खड़े राजवीर जी देख रहे होते हैं और वो अपने मन में बोलते हैं, हे ऊपर वाले मेरी लाडो को हमेशा बस यूं ही खुश रखना, मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए। इसके बाद वो अपने कमरे में चले जाते हैं और जाकर दिग्विजय जी को कॉल करते हैं। जब सामने से कॉल रिसीव होता है तब दिग्विजय जी थोड़ी चिंता में पूछते हैं, क्या हुआ राज, सब ठीक है ना? सुन, अगर ऋत्विक से कुछ गलती हो गई हो तो मैं तुम्हें माफ़ी मांगता हूँ। तू तो जानता है ना ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है ना, इसलिए उसने स्नेहा के साथ कोई बदतमीजी की होगी। मैं उससे बात करूँगा। दिग्विजय जी ये सब एक ही सांस में बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं ऋत्विक ने राजवीर जी को बोल दिया हो कि वो स्नेहा को पसंद नहीं करता, क्योंकि पहले जब दिग्विजय जी ने शादी की बात की तब ऋत्विक ने कुछ नहीं कहा था। तब दिग्विजय जी ने ऋत्विक की हाँ समझी थी, पर पता नहीं कैसे ऋत्विक को ये पता चल गया था कि उसकी दुल्हन स्नेहा है। तब ऋत्विक ने बारात निकलने से पहले शादी के लिए मना कर दिया था। तब दादाजी के लाख मानने से ऋत्विक नहीं माना, तब उन्होंने ऋत्विक की मां का वास्ता देकर ऋत्विक को शादी के लिए मजबूर किया था। इसीलिए दादाजी थोड़ी चिंता में थे और उन्हें राजवीर जी की तबीयत का भी डर था। राजवीर जी दिग्विजय जी की बात को बीच में काटते हुए बोलते हैं, अबे। और 17 राजवीर जी दिग्विजय जी की बात को बीच में काटते हुए बोलते हैं, अबे ओए, तू मेरे दामाद के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? अब वो सिर्फ तेरा पोता नहीं है, वो अब मेरा दामाद भी है और मैं अपने दामाद के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। दिग्विजय जी थोड़ी हैरानी से राजवीर जी से पूछते हैं, क्या बात कर रहा है तू राज? राजवीर जी एक गहरी सांस लेकर दिग्विजय जी से कहते हैं, यही कि ऋत्विक ने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं की। दिग्विजय जी खुश होकर राजवीर जी से पूछते हैं, क्या सच में? राजवीर जी कहते हैं, हाँ सच, और मैंने तो तुझे फ़ोन इसलिए किया है क्योंकि मैं तुझे ये बता सकूं कि हम तो बेवजह डर रहे थे। मैंने ऋत्विक की आंखों में स्नेहा के लिए ढेर सारा प्यार देखा है। दिग्विजय जी थोड़ा खुश होकर कहते हैं, क्या सच यार, तूने तो मुझे बहुत बढ़िया खुशखबरी दे दी। चलो मेरी चिंता तो कम हुई। राजवीर जी भी खुश होकर कहते हैं, हाँ ये तो है, चल अब मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ, मुझे आराम भी करना है। दिग्विजय जी को पता है कि राजवीर जी को आराम की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो कहते हैं, चल ठीक है, तू अपना ख्याल रख। ये बोल दोनों फ़ोन काट देते हैं और इसके बाद राजवीर जी आराम करने लग जाते हैं। तो वही स्नेहा के रूम में जब से ऋत्विक गया है तब से स्नेहा अपने टेडी बेयर को हग करे बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद आशा जी स्नेहा के कमरे में आती है। वो स्नेहा को देखकर बोलती है, लाडो क्या हुआ, तुम इस तरह इसे हग करे क्यों बैठी हो? ऐसे बोल आशा जी स्नेहा के पास जाकर उसके बगल में बैठ जाती है। स्नेहा आशा जी को देखकर स्माइल करती है और फिर बेड पर लेटकर आशा जी के गोद में अपना सर रखकर बोलती है, कुछ नहीं आंटी। आशा जी स्नेहा को देखकर कहती है, लाडो मैं तुमसे कुछ पूछूं? स्नेहा अपनी आंखें बंद करके आशा जी को कहती है, पूछिए आंटी, क्या पूछना है? तब आशा जी स्नेहा का सर सहलाकर कहती है, लाडो तू खुश तो है ना? मेरा मतलब है कि दामाद जी ने तुझे कुछ कहा या फिर किसी भी तरह की बदतमीजी की हो। स्नेहा अपनी आंखें खोलकर बैठ जाती है और फिर आशा जी को साइड हग करके अपना सर उनके कंधे पर रखती है और फिर आशा जी से कहती है, आंटी मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता है, पर आंटी आप बेवजह ही मेरी चिंता कर रहे हैं। हाँ मैं जानती हूँ कि आप मेरे और उनके रिश्ते को लेकर परेशान हैं, पर आंटी सच बोलूँ तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने नीचे नहीं देखा उनको? आशा जी स्नेहा की बात बीच में काटती है और स्नेहा को तंग करने के लहजे से कहती है, और उनको। ये सुन स्नेहा शर्मा जाती है और कहती है, क्या आंटी आप भी ना?
आशा जी ये सुन स्माइल करती है और फिर स्नेहा के फेस को अपने हाथों से पकड़कर स्नेहा के माथे पर किस करके कहती है, लाडो में ऊपर वाले से यही दुआ मांगू जी कि तुम यूं ही खुश रहो और जल्दी से खुशखबरी दो। स्नेश आशा जी को हक कर लेती है। फिर आशा जी खड़े होकर स्नेहा से कहती है, लाडो तुम अपना सामान पैक कर लो जो तुम्हारा रह गया था। स्नेहा स्माइल करके अपनी गर्दन हाँ में हिल देती है। फिर आशा जी बाहर चली जाती है। इसके बाद स्नेहा अपना सामान पैक करती है। तो वही दूसरी तरफ जब ऋत्विक अपनी कार में बैठा था, तब से उसका ड्राइवर ऋत्विक को रेयर व्यू मिरर से देखता है क्योंकि आज ऋत्विक का ध्यान काम पर ना होकर सिर्फ और सिर्फ बाहर है। ये बात ड्राइवर को कुछ अजीब लगी क्योंकि ऋत्विक आज स्माइल भी कर रहा है। कार सीधा एरियन कॉर्पोरेशन के आगे रुकती है। ऋत्विक का बॉडीगार्ड आकर कार का दरवाजा खोलता है। ऋत्विक जब बाहर आता है तब वो एक बार अपनी बिल्डिंग को देखता है जहां बड़े अक्षरों में लिखा होता है एरियन कॉर्पोरेशन। ऋत्विक को कुछ याद आता है कि जब उसने जल्दी जल्दी में डिवोर्स के पेपर साइन किए थे तब रीना ने धोखे से प्रॉपर्टी के पेपर भी साइन करा लिए थे, जिससे ऋत्विक का सब कुछ उससे छीन गया था। फिर एक बार ऋत्विक अपने पास खड़े अपने बॉडीगार्ड को देखता है। वो ऋत्विक का बॉडीगार्ड के साथ साथ उसका असिस्टेंट भी है। नाम से भोला है पर बिहेवियर से नहीं। दिखने में बिल्कुल हटा-कटा और अपने काम के लिए बहुत ईमानदार है, पर इसकी सिर्फ और सिर्फ एक कमजोरी है, वो है इसकी बेटी पलक। और जब उसे बॉस और बेटी में से एक को चुनना था तब भोला ने अपनी मौत चुनी, क्योंकि वो अपने काम के प्रति गद्दारी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने खुद को गोली मारना ही सही समझा। ऋत्विक यही सब याद करता है। वो अपनी सोच से बाहर तब आया जब भोला ने उसे पुकारा। ऋत्विक भोला को देखकर पूछता है, वो आ गया क्या? ऐसा बोल ऋत्विक आगे चलता है तब भोला उसके पीछे आकर कहता है, जी सर वो आ गया है और आपके कैबिन में आपका वेट कर रहा है। ये सुन ऋत्विक अपने कैबिन की ओर चला जाता है। बीच में सभी एम्प्लॉइज उसे मॉर्निंग विश करते हैं। तब ऋत्विक बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। ऋत्विक का कैबिन 25 फ्लोर पर है। ऋत्विक जब अपने कैबिन के पास जा रहा था तब उसके दिल की हट बीट तेज हो जाती है। ऋत्विक जब गेट पर पहुंचता है तब वो रुक जाता है और गेट के हैंडल को पकड़कर एक गहरी सांस लेता है और मन में बोलता है, यस मुझे करना होगा। ये बोल ऋत्विक गेट खोलता है, पर कैबिन में किसी को ना पाकर उसके चेहरे पर एक दुख भरी मुस्कान आ जाती है और वो पीछे मुड़कर भोला को देखता है। भोला भी समझ जाता है। तब वो एक असिस्टेंट को बुलाता है जो कि ऋत्विक के फ्लोर का रिसेप्शनिस्ट भी है। तब वो बताता है कि वेटिंग एरिया में वो सर का वेट कर रहा है। जब भोला जाता है उस शख्स को बुलाने जाता है तब ऋत्विक उसे रोक देता है और कहता है, तुम अपना कुछ काम करो, मैं जाता हूँ उसके पास। वेटिंग रूम वहीं उसी फ्लोर पर है और जैसे ही ऋत्विक वेटिंग रूम की ओर जाता है तब उसे किसी शख्स की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो बोल रहा है, ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम मुझे इस तरह लेकर आ जाओगे तब मैं क्या चुपचाप बैठूंगा? हमाना तुम्हारा बॉस होगा अमीर और पावरफुल आदमी पर मैं भी कम नहीं। ऋत्विक जैसे ही वेटिंग रूम का गेट खोलता है वैसे ही वो शख्स गेट पर ऋत्विक को देखकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, आइए मिस्टर आर्यन, देखिए ना आपके आदमी मेरी अच्छे से खातिरदारी कर रहे हैं और ये मुझे यहाँ बहुत ही ज़्यादा तमीज़ से लेकर आए हैं। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक जब उस शख्स को देखता है तब वो खुश हो जाता है, पर जैसे ही वो उस शख्स को चेयर पर रस्सियों से बंधा देखता है तब ऋत्विक गुस्सा हो जाता है। चेयर पर बंधा तो शख्स जब आगे कुछ बोलने को होता है तब ऋत्विक जल्दी से अंदर आकर उस शख्स के पास खड़े व्यक्ति को जोर से एक पंच मारता है, जिससे वो व्यक्ति गिर जाता है क्योंकि वो इस सडन एक्शन के लिए तैयार नहीं था। तो वहीं वो शख्स जो चेयर पर बंधा हुआ है वो अपना मुंह बंद कर लेता है क्योंकि को थोड़ा सा डर जो गया था। तो वही उस रूम में जितने आदमी थे वे सब ऋत्विक के ही आदमी होते हैं, इसलिए वो सब भी ऋत्विक के इस एक्शन से डर जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ आर्यन मैंशन में जब दिग्विजय जी फोन काटते हैं तब उनके सामने बैठे राकेश जी कहते हैं, क्या हुआ पापा? क्या कहा अंकल ने? वह सब ठीक तो है ना? वे आगे कुछ और पूछ पाते तभी उनकी बात को बीच में काटते हुए कांता जी कहती है, भैया रिलैक्स, अंकल को भी तो कुछ बोलने का मौका दीजिए। तब दिग्विजय जी कांता जी को देखकर स्माइल करते हुए बोलते हैं, तुम ठीक थी कांता? ये बोल दिग्विजय जी चुप हो जाते हैं और तभी राकेश जी थोड़े उत्सुकता से पूछते हैं, आपका क्या मतलब है पापा? उद्धरण चिन्ह। इस बात का जवाब कांता जी स्माइल करके देती है, यही कि ऋत्विक इस शादी को मौका देना चाहता है। 18 कांता जी की बात सुनकर राकेश जी हैरान होकर दिग्विजय जी को देखते हैं और कहते हैं, क्या सच में पापा? दिग्विजय जी खुश होकर कहते हैं, हाँ राकेश ये सच है। कांता जी भी खुश होकर कहती है, मैंने कहा ही था कि ऋत्विक इस शादी को एक मौका देगा। कांता जी की बात सुनकर राकेश जी और दिग्विजय जी खुश हो जाते हैं। तो वही कांता जी मन में कहती है, ये तो अभी शुरुआत है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद कांता जी वहां से चली जाती है। तो वही दूसरी तरफ ऋत्विक के ऑफिस के वेटिंग रूम में ऋत्विक अपने आदमी को पंच मार के कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे इस तरह से बांधने की? उद्धरण चिन्ह।
ये बोल ऋत्विक नीचे झुककर उस शख्स के हाथों की रस्सी खोलता है। तभी वो शख्स खड़ा होकर जाने को होता है कि तभी ऋत्विक एक गहरी सांस लेकर थोड़ी जोर से बोलता, वहीं रुक जाओ विवेक गुप्ता। वो शख्स अपना नाम सुनकर वहीं रुक जाता है। उस शख्स के रुकने से ऋत्विक एक नज़र अपने आदमियों को देखता है। ऋत्विक के आदमी उसका इशारा समझ जाते हैं, तो वो सभी बाहर चले जाते हैं। इसके बाद उस रूम में सिर्फ ऋत्विक और वो शख्स रह जाते हैं। उस शख्स की कमर ऋत्विक की ओर होती है, इसलिए वो शख्स ऋत्विक के फेस के एक्सप्रेशन नहीं देख पाता है। ऋत्विक अपने इमोशंस को कंट्रोल करके थोड़ी कड़क आवाज में कहता है, विवेक गुप्ता। वो शख्स अपना नाम सुनकर अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर पीछे मुड़ता है और ऋत्विक की आंखों में आंखें मिलाकर कहता है, सॉरी मिस्टर एरियन, आप जिस शख्स का नाम ले रहे हैं वो मैं नहीं। ऋत्विक थोड़ी हताश आवाज में बोलता है, वी क्या तू मुझे माफ़ नहीं कर सकता? क्या हम आराम से बैठकर बात नहीं कर सकते? वो शख्स जिसका नाम विवेक गुप्ता है वो बिना किसी भाव के ऋत्विक से कहता है, मैं आपसे कह चुका हूं मिस्टर एरियन, मैं वो नहीं जिससे आप बात करना चाहते हैं, और मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपसे बात कर सकूं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो पीछे मुड़कर बाहर जाने लगता है। जैसे ही विवेक गेट खोलने को होता है वैसे ही ऋत्विक थोड़ी स्ट्रिक्ट आवाज में कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से इतनी आसानी से जा पाओगे? ये बात सुन विवेक पीछे मुड़कर ऋत्विक को देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये आदमी बार बार मुझे पकड़ पाएंगे? वो मुझे पकड़ इसलिए पाए क्योंकि मैं तैयार नहीं था। पर अब विवेक की बात को बीच में काटते हुए ऋत्विक कहता है, पर अब क्या विवेक ऋत्विक की बात को बीच में काटते हुए कहता है, डोंट कॉल मी वी। वो वी उसी दिन मर गया था जब तुमने मुझे मेरी औकात दिखाई थी, और हाँ रही बात मेरे कुछ करने की तो तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ऐसे बोल जैसे विवेक गेट खोलकर बाहर अपना पहला कदम रखने को होता है वैसे ही ऋत्विक एक तेज आवाज में अपने सभी आदमियों से कहता है, बॉयज जरा मेरे प्यारे दोस्त को अपना जलवा तो दिखाओ। ऋत्विक का ऑर्डर सुनते ही सभी बॉडीगार्ड जो बाहर ऋत्विक के ऑर्डर का वेट कर रहे होते हैं वे अलर्ट हो जाते हैं, और जैसे ही एक आदमी अंदर आगे आकर विवेक का हाथ पकड़ने को होता है वैसे ही विवेक बड़ी फुर्ती से उस आदमी की बंदूक निकल लेता है और फिर एक लात मार देता है और पीछे मुड़कर जल्दी सी भागकर ऋत्विक की ओर जाता है, और जल्दी से ऋत्विक के पीछे जाकर ऋत्विक को गले से पकड़ता है और गन ऋत्विक के सर पर पॉइंट आउट करके कहता है, वहीं रुक जाओ। अगर तुम लोगों ने अपना एक भी कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हारे बॉस का भेजा हुआ दूंगा। ऋत्विक भी थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था विवेक उसके आदमियों से फाइट करेगा, पर उसके उल्ट विवेक ने तो बंदूक उसी पर तान दी। ऋत्विक अपना हाथ बढ़ाकर कुछ करने को होता है कि तभी विवेक एक गोली ऋत्विक के एक बॉडीगार्ड पर चला देता है और फिर ऋत्विक से कहता है, डोंट मूव मिस्टर आर्यन, अगली गोली तुम पर चलने में देरी नहीं लगेगी। और फिर विवेक ऋत्विक के बॉडीगार्ड को देखकर कहता है, मुझे यहाँ से जाने दो वरना। ये बोल वो गन को ऋत्विक के सर पर प्रेस करता है। ऋत्विक भी समझ जाता कि है उसे प्यार से काम लेना होगा, नहीं तो बात ज़्यादा ही बिगड़ जाएगी, इसलिए ऋत्विक अपने बॉडीगार्ड से हटने का इशारा करता है। अपने बॉस का इशारा पाते ही सभी बॉडीगार्ड आगे से हट जाते हैं। फिर विवेक ऋत्विक के सर पर बंदूक रखकर ही चलता है। बॉडीगार्ड थोड़ा हैरान हो जाते हैं क्योंकि अगर ऋत्विक चाहता तो गन को आसानी से हटा सकता था, पर नहीं। विवेक ऋत्विक को उसकी पर्सनल लिफ्ट की ओर लेकर जाता है। ये लिफ्ट सीधा पार्किंग में जाकर खुलती है। जब विवेक और ऋत्विक पार्किंग में आते हैं तब वहाँ ऋत्विक की कार खड़ी थी। विवेक ड्राइवर से कार की मांगता है। ड्राइवर भी चुपचाप की दे देता है क्योंकि ऋत्विक ने उसे आंखों के इशारे से हाँ कर दी थी। विवेक कार में बैठकर जैसे ही ऋत्विक को थका देने वाला होता है वैसे ही ऋत्विक बोलता है, माना तू मुझसे नाराज है पर तूने मुझे कुछ नहीं किया, तू चाहता तो मुझे गोली मार सकता था पर नहीं। ये बताता है कि तेरे दिल में अभी भी मेरे लिए कोई जगह है। विवेक ऋत्विक की बात सुनकर कहता है, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो मिस्टर एरियन, मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि कोई है जो आज भी तुम्हें अपना मानती है, बेशक तुम खुद उससे नफरत क्यों ना करते हो। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है तुम्हें कुछ ना करने का। ये बोल के विवेक ऋत्विक को धक्का मार देता है और कार में बैठकर जल्दी से कार को स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। विवेक के धक्का मारने से ऋत्विक गिर जाता है तो वो खड़ा होकर बस कार को जाता हुआ देखता है। तभी पीछे से भोला और बाकी बॉडीगार्ड आते हैं। भोला को भी सब कुछ पता चल गया था कि क्या हुआ था, इसलिए भोला ऋत्विक को देखकर कहता है, बॉस क्या हमें वी का पीछा करना चाहिए? ऋत्विक ये सुनकर एकदम बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सब अपना अपना काम करो। भोला ऋत्विक की बात सुनकर कुछ नहीं कहता, बस एक गहरी सांस लेकर सभी बॉडीगार्ड के साथ चला ऊपर जाता है। और यहीं पर यह अध्याय खत्म होता है। लेकिन कहानी अभी बाकी है। जब भरोसा डगमगाने लगे और प्यार को सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़े, तब क्या ये रिश्ता टूटेगा या और भी मजबूत बनेगा? इसका जवाब छुपा है अगले भाग में। द स्वीट हस्बैंड रीबर्थ पार्ट 4। सुनते रहिए स्टोरी नेस्ट, क्योंकि आगे आने वाला मोड़ सब कुछ बदल देने वाला है। 19वीं